हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 13 जो कि एरिया एंड वॉल्यूम यानी जिसको कि हम मेंसुरेशन कहते हैं, इस चैप्टर का जो तीसरा एक्सरसाइज है, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, यानी एक्सरसाइज हमारी कौन सी है? वो एक्सरसाइज है 13.3। तो इस एक्सरसाइज में हम ये पढ़ेंगे और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें एक शेप को मेल्ट करके, गला करके, पिघला करके दूसरा कोई शेप बनाया गया है। तो उस दूसरे शेप का किसी में लंबाई निकालना होगा, किसी में उसकी मोटाई निकालनी होगी, किसी में उसका बेस निकालना होगा, यानी आधार की त्रिज्या निकालनी होगी। तो ये डिफरेंट पार्ट्स जो है आप फाइंड करेंगे। तो एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि एक ये गोला है, इस गोले को पिघला करके और बना दिया गया एक सिलेंडर यानी बेलन के रूप का। तो अब जब पिघलाया जाता है तो जैसे इसको अगर हम पिघलाएंगे तो इसका जितना आयतन होगा, पिघलने के बाद जो नई आकृति बनेगी उस नई आकृति का भी आयतन उतना ही होगा। इसलिए इसका आयतन और इस नई आकृति का आयतन दोनों बराबर होंगे। जब दोनों बराबर होंगे तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, और जब इक्वेट करेंगे तो जो रिक्वायर्ड वैल्यू है यानी जिसका मान हमको ज्ञात करना है वह निकल करके सामने आ जाएगा। तो क्या क्या दिया है? गोले की त्रिज्या कैपिटल आर 4.2 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या यानी जो आकृति बनाई जा रही है बेलन की त्रिज्या आर 6 सेंटीमीटर। तो मान लिया बेलन की ऊंचाई h है। गोले को पिघलाकर बेलन बनाने पर दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। तो बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आर बेस की त्रिज्या और h उसकी ऊंचाई, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जहां पे आर जो है उसका त्रिज्या होता है। तो यहां पर पाई से पाई कट जाएगा और हमें फाइंड करना है बेलन की ऊंचाई यानी h, स्मॉल h। तो स्मॉल h इक्वल्स टू इधर हो जाएगा 4r³/3 और ये स्मॉल r स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जो h बराबर 4R³/3 r स्क्वायर है, कैपिटल R का मान है 4.2, तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2/3 और स्मॉल r का मान है 6 इंटू 6। अब देखिए इस 6 से इसको कट कर देते, 6 7 42 0.7, इस 6 से इसको कट करें तो 0.7 और इस 3 से इसको कट करें तो 1.4। अब बचा क्या? 4 इंटू 1.4 इंटू 0.7 इंटू 0.7। अब पार्ट में इसको गुणा कर लीजिए, तो 4 का 1.4 में कर लेंगे तो 5.6 और 0.7 इंटू 0.7 0.49। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। दशमलव के 3 स्थान तक आया, लेकिन हम आंसर लिखेंगे 2 स्थान तक। तो बेलन की ऊंचाई h इक्वल्स टू 2.74 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि 3 गोले हैं। ये एक छोटा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, दूसरा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तीसरा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का। इसको पिघलाया गया और पिघलाने के बाद एक बड़ा गोला बना। तो जो बड़ा गोला बना इसकी जो त्रिज्या है ये हमको फाइंड करना है। तो R1 छोटे के लिए मान लें, R1 6 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर, R3 10 सेंटीमीटर और इसका कैपिटल R मान लेते हैं। ये हमको फाइंड करना है। तो क्या करें यहां पर? इन तीनों का वॉल्यूम इस बड़े वाले के वॉल्यूम यानी आयतन के बराबर होगा। तो तीनों के आयतन को बराबर करते हैं। तो बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन का सूत्र क्या हो गया? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, क्योंकि इसकी त्रिज्या को कैपिटल R लिया गया है। इन छोटे छोटे गोलों का
जो R1 त्रिज्या का है 4/3 पाई R1 क्यूब, जो R2 का है 4/3 पाई R2 क्यूब, और प्लस तीसरे का 4/3 पाई R3 क्यूब। 4/3 पाई जो है दाहिनी तरफ कॉमन है, तो इसे दाहिनी तरफ से कॉमन ले लेते हैं और बाएं तरफ वाले 4/3 पाई से इसको कट कर देते हैं। तो मिलेगा क्या, R क्यूब इज इक्वल्स टू R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। अब हम यहां पर इसका मान रख देते हैं। R1 का मान 6 है, R2 का मान 8 है और R3 का मान 10 है। सिंप्लीफाई करिए तो 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000। इन तीनों को जोड़ने पर यह मिल गया 1728। और ये R क्यूब की वैल्यू है, लेकिन हमें R चाहिए, तो इसका मतलब कि कैपिटल R इसका क्यूब रूट हो जाएगा, यानी इसका घनमूल। तो 1728 का फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद 3 का पेयर बना करके और उसमें से एक उतार लेंगे, तो ये आएगा 12 गुणे 12 गुणे 12, यानी R बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। तो यानी गोले की त्रिज्या, जो बड़े वाला गोला या नया वाला जो गोला मिला, इस गोले की त्रिज्या होगी 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, व्यास 7 मीटर वाला व्यास 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, व्यास इसका है 7 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई 7/2 मीटर। 20 मीटर गहरा है, तो सिलेंडर के केस में ऊंचाई और गहराई दोनों एक ही है, यानी नीचे की तरफ है तो वो गहराई हो गई, ऊपर की तरफ है तो ऊंचाई हो गई, तो ये 20 मीटर है। अब इससे जो मिट्टी निकलेगी उससे एक चबूतरा बनाया जा रहा, कैसा, ये 22 मीटर गुणे 14 मीटर, मतलब ये आयताकार हो गया, तो आयत के आकार का हो गया, तो उसकी कुछ जो है ऊंचाई होगी। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि इस तरह का ये बनेगा, जब बनेगा तो इसका ये लंबाई जो है 22 मीटर होगी, ये जो चौड़ाई है यह 14 मीटर होगी, ये ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो कुआं जब खोदा गया है तो इसमें से जो मिट्टी निकली है, इस मिट्टी का आयतन और इस घनाभ का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो जब बराबर होगा तो यानी हम कह सकते हैं कि कुएं से खोदी गई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, अर्थात चबूतरे का आयतन बराबर बेलनाकार कुएं का आयतन, यानी इससे जो निकली मिट्टी है उस मिट्टी का आयतन। अब इसका फार्मूला लिखते हैं। तो घनाभ के लिए होता है आयतन का LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ये बेलन के लिए हो गया पाई R स्क्वायर H। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 22 गुणे 14 और गुणे H बराबर हो गया पाई का मान 22/7, स्मॉल r 3.5 का स्क्वायर और गुणे 20। अब इस तरह से स्मॉल h का मान हो गया 22/7, इधर 3.5 गुणे 3.5 गुणे 20, और ये हो गया 22/14। अब इसको कट कर देते हैं, ये 22 से 22 कट जाएगा, 7 से कटेगा ये 7 × 5 = 35.5 हो जाएगा, और ये 7 से कटेगा तो 7 दूना 14 और 7 × 5 = 35.5। अब ऊपर की वैल्यू ये 2 से भी कट जाएगा, तो 2 10 में 20। अब बचा क्या, 0.5 × 0.5 × 10, 5 × 5 = 25, 0.25 गुणे 10 अर्थात 2.5 मीटर, यानी चबूतरे की ऊंचाई जो हमें मिलेगी यह 2.5 मीटर ऊंची मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं की चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि जो कुएं की मिट्टी निकाली जा रही है वह उसी कुएं के चारों तरफ फैला दी गई। तो जब चारों तरफ फैला देंगे, और ये देखिए 4 मीटर की चौड़ाई में, 4 मीटर की चौड़ाई में उसी के किनारे जो है फैला दिया गया, तो उसके किनारे जो फैलाया जाएगा वो अभी तो एक सिलेंडर के आकार का बनेगा, बेलन के आकार का बनेगा, जिसमें बीच वाला हिस्सा खोखला होगा। तो देखिए ये कुआं है H 14 मीटर और इसकी त्रिज्या जो है 3/2 मीटर यानी 1.5 मीटर है, और इससे जो मिट्टी निकली ये देखिए कुआं है और ये इसके किनारे मिट्टी पाट दी गई। तो जब मिट्टी पाट दी गई तो ये इसका ऐसे शेप बनेगा, क्योंकि कुएं वाले हिस्से में तो आप मिट्टी पाटेंगे नहीं, तो ये किनारे वाला हिस्सा ये बचा।
अब ये अगर हम इसको सामने से देखें तो ऐसे दिखेगा, स्मॉल आर जो कुएं का है और ये बाहर का कैपिटल आर हो गया। तो इस तरह से जो वृत्ताकार वलय बनेगा, वृत्ताकार वलय, उसकी जो बाहरी त्रिज्या होगी वह कितनी होगी? यह जो मिट्टी पाटा गया है ये 4 मीटर है और इसके अंदर का 1.5 मीटर है, यहां से प्राप्त है, तो टोटल हो गया 5.5 मीटर। अब मान लेते हैं कि चबूतरे की जो ऊंचाई है वह h है, ये चबूतरे की जो ऊंचाई है यह h है। इसका मतलब इसका आयतन, ये जो हिस्सा देख रहे हैं, इसका जो आयतन है वह इस कुएं से निकली हुई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। तो अब इसको अगर हम पूरा सिलेंडर मान लेते हैं तो ये बीच वाला हिस्सा तो खोखला है, तो उतना हिस्सा हमें माइनस करना पड़ेगा, अर्थात जो चबूतरे का आयतन है वह कुएं से खोदी गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। तो कुएं से जो खोदी गई मिट्टी का आयतन है वह बेलन के आकार का है, तो पाई आर स्क्वायर h हो गया। और जो इधर की मिट्टी जो पाटी गई मिट्टी है, बाहर का कैपिटल ये पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा और माइनस अंदर का पाई स्मॉल आर स्क्वायर h, तो इसको हमने लिख दिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। कैपिटल आर बाह्य त्रिज्या और स्मॉल आर आंतरिक त्रिज्या। स्मॉल h जो है यह जितनी मिट्टी पाटी गई है उसकी ऊंचाई है, और यहां जो कैपिटल h है यह सिलेंडर यानी कुएं की जो गहराई थी वो गहराई है। अब इसका मान निकालते हैं, पाई से पाई दोनों तरफ कट जाएगा, h बराबर स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल h अपान कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। मान इसका रख लीजिए, तो h बराबर ये 1.5 का स्क्वायर और गुणे 14, और ये हो गया 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो 1.5 का स्क्वायर 2.25 हो गया, गुणे 14, और ये 5.5 का स्क्वायर 30.25 और माइनस 1.5 का स्क्वायर 2.25। अब ऊपर का मान 2.25 गुणे 14 और 30.25 से 2.25 निकालेंगे तो ये 2.5 बाहर का निकल गया, 30 में से 2 गया 28। अब यहां पर ये 14 से जो है 28 को काट देंगे, तो 14 दूना 28, 2, तो ऊपर बच गया 2.25 बटा 2 अर्थात 1.125 मीटर। तो जो कुएं के किनारे पाटी गई मिट्टी है यानी चबूतरा, उस चबूतरे की ऊंचाई होगी 1.125 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है, आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, कोन में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो एक बड़े बर्तन में ये इस तरह का सिलिंड्रिकल वेसल है, इस वेसल में जो है आइसक्रीम भरी हुई है और इसी आइसक्रीम को निकाल करके कोन में भरा जा रहा है। तो जब कोन में भरा जा रहा तो ये कोन का हिस्सा हुआ और ये कह रहा है कि ऊपर से जो है एक स्कूप रख दिया गया है, इसका मतलब है कि वह अर्धगोलाकार है। तो अब ये इस तरह से मान लीजिए कि ये कितने बनेंगे ये हमें नहीं पता, तो कैसे निकालें, कैसे निकालें कि जो है हमें पता चल जाए कि जो है कितने कोन बनेंगे। तो पूरे आइसक्रीम को अगर एक कोन में जितनी आइसक्रीम आ रही है उस आइसक्रीम के आयतन से अगर हम भाग दे दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने कोन भरे जा सकते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं। ये आइसक्रीम का असली शेप है, ये 12 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी गई, तो ये मिल गया। बेलन की त्रिज्या जो बड़ा वाला है 12/2, व्यास दिया गया 12, तो त्रिज्या निकालेंगे। क्वेश्चन करते समय इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि किसी क्वेश्चन में त्रिज्या दी जाती है, किसी क्वेश्चन में व्यास दिया जाता है। तो अगर व्यास दिया गया है तो आप त्रिज्या के रूप में उसे चेंज कर लें। तो बेलन की त्रिज्या r 12/2 6 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई h 15 सेंटीमीटर, शंकु के आधार की त्रिज्या ये भी व्यास दिया गया है तो 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर,
शंकु की ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर ये दिया गया है। बर्तन में भरी आइसक्रीम का आयतन पाई आर स्क्वायर कैपिटल H। बर्तन में भरी आइसक्रीम का आयतन पाई आर स्क्वायर कैपिटल H हो गया। अब इस तरह से आइसक्रीम का जो आयतन है वह शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्थात ये कोन में जो भरा गया है और प्लस इसके ऊपर जो अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर है इस पूरे का, तो कितना होगा? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। दोनों का आर बेस यानी त्रिज्या इसमें जो है यह बराबर है, और अर्धगोले का होगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें से 1/3 पाई आर स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं तो यहां से मिल जाएगा स्मॉल h और यहां से मिलेगा 2 और r, तो h प्लस 2 r। आइसक्रीम के कोनों की संख्या, कुल कितने कोन होंगे? तो बेलनाकार आइसक्रीम का आयतन, बेलनाकार आइसक्रीम का आयतन और बटा एक कोन में भरी आइसक्रीम का आयतन, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कैपिटल H अपान ये आइसक्रीम का आयतन है जो कोन में भरा हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर H प्लस 2r। पाई से पाई कट जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 आर स्क्वायर H अपान आर स्क्वायर H प्लस 2r। वैल्यू पुट कर देंगे, यानी जो नंबर ऑफ कोन्स हैं वो n है, तो अगर n बराबर हो गया 3 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 15 अपान ये 3 स्क्वायर इंटू 12 प्लस 2r, r का मान 3। अब ये 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15 और नीचे ये हो गया 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 और 12 और ये 3 दूना 6, 12 6 18। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, इस 3 से ये 6 कटेगा, 3 दूना 6 हो गया, और अब इस 6 से ये कटेगा तो 6 3 18 हो गया, इस 3 से ये कट जाएगा, 3 5 15। अब ये हो गया 2 गुणे 5 10, यानी आइसक्रीम से भरे शंकुओं की संख्या 10, यानी 10 कोन भरे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिमांग 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? देखिए, ये जो चांदी का सिक्का है, मान लीजिए कुछ सिक्के हैं, इन सिक्कों को पिघला करके और बनाया जा रहा है एक घनाभ। इसका मतलब हो गया कि इसका जो आयतन होगा वह घनाभ के आयतन के बराबर होगा। तो अगर हम ये यहां पर निकाल लें कि एक चांदी के सिक्के का आयतन कितना है, तो पहले तो ये जानिए कि इसका आकार कैसा है। तो इसका आकार बेलनाकार है, इसकी ऊंचाई जो है कम है लेकिन यह बेलनाकार है। तो क्या करें? अब इसको अगर पिघला करके बनाते हैं तो कुछ शेप ऐसा बनेगा। तो चांदी के सिक्के यानी इसका आकार है बेलन के आकार का, तो इसकी त्रिज्या हो गई 1.75, ये व्यास दिया गया है तो अपान 2 कर लेंगे, ये इसकी त्रिज्या हो गई। चांदी के सिक्के की मोटाई यानी इसकी ऊंचाई 2 मिलीमीटर है, तो 2 मिलीमीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो 2/10 यानी 0.2 सेंटीमीटर। चांदी के सिक्कों की संख्या हो गई घनाभ का आयतन बटा एक क्वाइन यानी एक चांदी के सिक्के का आयतन। तो घनाभ का आयतन हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई यानी LBH अपान ये पाई आर स्क्वायर H। ये H जो है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ये ऊपर वाले का है और ये इसका स्मॉल h इसकी ऊंचाई है। तो अब इस तरह से सिक्कों की संख्या ये मान रख लेंगे तो 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5 LBH हो गया। ये पाई और ये R स्क्वायर है तो R माने 1.75 अपान 2 1.75 अपान 2 इंटू इसकी मोटाई यानी H 0.2 सेंटीमीटर। अब यहां पर ये 7 2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये दशमलव हटा देंगे, नीचे से दशमलव हटाएंगे तो यहां से देखिए दशमलव को हटाते हैं तो एक के बाद 2 जीरो एक के बाद 2 जीरो, तो ये एक के बाद 2 जीरो एक के बाद 2 जीरो, ये दशमलव हट गया। ये दशमलव 2 वाला हटाएंगे तो 1 जीरो और आ गया। ऊपर वाले से देखिए दशमलव 5 है, ये हटाएंगे तो 1 जीरो आ गया। यहां से भी दशमलव को हटा दिया तो 1 जीरो आ गया। इसमें काटने में गलती ना हो इसलिए दशमलव को हटा लिया गया। तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए ये 10 से ये 10 कट गया, इस 10 से
ये 10 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 22 कटा तो ये 11 हो गया, 11 से अब ये 55 कटा तो 11 पचे 55 हो गया, इस 5 से 175 कटा तो 5 तिहाई 15 और 5 पचे 25। अब इस 35 से ये 35 कट गया। इसके बाद ये 7 से इसको काटा गया तो ये आ गया 25, इस 25 से इस 100 को काटा गया तो 25 चौको 100। अब क्या बचा, यहां से 4 बचा, यहां से 1 जीरो, ये 2 जीरो, यानी 400। तो चांदी के सिक्कों की संख्या होगी 400, अर्थात 400 सिक्कों को जब पिघलाएंगे तो उस तरह की आकृति बनेगी। क्वेश्चन नंबर 7, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है, रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। मतलब कि जो उसमें से बाल्टी से रेत निकाला गया, उस रेत से एक शंकु के आकार का बनाया जाता है, शंकु बनाया जाता है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये मान लेते हैं कि बाल्टी में भरा हुआ रेत है, तो इसी से ये कोन के आकार का बनेगा। अब देखिए यहां पर कैपिटल एच यानी इसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। यहां पर यह 24 सेंटीमीटर का ऊंचाई का बनेगा, इसकी त्रिज्या हमें पता नहीं है, ये ज्ञात करना है। तो बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर 18 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच 32 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर अननोन है, शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात करना है जो कि एल। अब शंक्वाकार ढेरी का जो आयतन है यह बेलनाकार बाल्टी की रेत का आयतन के बराबर होगा। तो इसका हो गया यानी शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये बेलन वाले का यानी रेत का हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। तो आर स्क्वायर बराबर 3 कैपिटल आर स्क्वायर एच अपान एच, मान रख देंगे। कैपिटल आर का मान 18, तो 18 गुणे 18, और ये कैपिटल एच 32, ये 24। अब यहां से कुछ कट कर दीजिए, 3/24, इस 8 से 32 को कट कर दीजिए, 8 चौको 32, क्या बच गया आर स्क्वायर बराबर 18 गुणे 4। ये आर स्क्वायर है और हमें मान चाहिए आर का, तो स्मॉल आर बराबर ये अंडर रूट कर ले। गुणा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि 18 गुणे 18 है तो इसका पेयर बन गया, 4 है तो 4 का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 18 में से एक निकल गया 18 और 4 का आ गया 2 गुणे 2 यानी 18 गुणे 2, तो आर का मान हो गया 36 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान यहां मिल गया 36 का स्क्वायर हो गया और एच 24 का स्क्वायर हो गया। 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 24 का स्क्वायर होता है 576। दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1872। इसका फैक्टर करेंगे तो आएगा 12 गुणे 12 गुणे 13, 12 गुणे 12 का एक पेयर बन गया, इसमें से उतार लेंगे, लेकिन 13 वाले का नहीं मिला तो इसको रूट में रहने देंगे। तो 12 रूट 13 सेंटीमीटर, यानी शंकु की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 रूट 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नहर है। चलिए ये मान लेते हैं कि यह नहर से पानी आ रहा है और यह खेत की सिंचाई हो। तो नहर यानी ये 6 मीटर चौड़ी है और 1.5 मीटर गहरी है और इसमें जो पानी आ रहा है पानी की कुछ स्पीड से आ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, अर्थात 1 घंटे में 10 किलोमीटर पानी दूरी तय कर रहा है। तो जो पानी की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 10 गुणे 1000 मीटर पर आवर, तो 10,000 मीटर पर आवर हो गया। अर्थात पानी की जो रफ्तार है वह एक जगह जहां पर है 1 घंटे के बाद वह पहुंचेगा कितनी दूरी पर, 10,000 मीटर की दूरी पर पहुंचेगा। तो 1 घंटे में पानी द्वारा तय की गई दूरी 10,000 मीटर, तो आधे घंटे में, क्योंकि यहां पे दिया गया ना कि 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, तो 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, तो 1/2 घंटे में
पानी द्वारा तय की गई दूरी 10,000 मीटर गुणे 1/2, तो 2 से काट देंगे, 5,000 मीटर। 1/2 घंटे में प्रवाहित पानी का आयतन कितना होगा? तो पानी का आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई 1.5 गुणे 6 और इसकी जो चौड़ाई मोटाई है ये हो जाएगी 5,000। तो इस तरह से सींचे गए खेत में पानी का आयतन बराबर नहर से आए पानी का आयतन। तो जो खेत में सिंचाई हो रही है, खेत का कुछ क्षेत्रफल होगा, उसमें 8 सेंटीमीटर पानी की ऊंचाई जा रही है। तो क्षेत्रफल गुणे पानी की ऊंचाई बराबर नहर से आया हुआ पानी का आयतन। तो 1.5 गुणे 6 गुणे 5,000 मीटर क्यूब इतना है। तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया? 1.5 गुणे 6 गुणे 5,000 अब बटा पानी की ऊंचाई। पानी की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इस 8 सेंटीमीटर को ऊपर देख रहे हैं मीटर में है और ये नीचे सेंटीमीटर में है, तो इसको बदल देंगे मीटर में। तो 8 में 100 से भाग दे दीजिए तो मीटर में हो गया 8/100। अब यह 100 जो है ऊपर चला जाएगा, ये 100 जो है ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया 1.5 गुणे 6 गुणे 5,000 गुणे 100/8। अब ये हो गया 562500 मीटर स्क्वायर। यह क्षेत्रफल बहुत अधिक दिख रहा है मीटर स्क्वायर में, तो इसको हेक्टेयर में बदलते हैं। तो 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो अगर 10,000 वर्ग मीटर से इसमें भाग दे दें तो यह किस में आ जाएगा? हेक्टेयर में आ जाएगा। तो सींचे गए खेत का क्षेत्रफल 562500 अपान 10,000, तो यह आ जाएगा, भाग दे देंगे तो 1 2 0 कट गया और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग गया, तो 56.25 हेक्टेयर। तो जो खेत की सिंचाई होगी वह होगा 56.25 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 9, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी? देखिए, किसान ने खेत में यह टंकी बना रखी है, इसकी गहराई 2 मीटर है और इसका जो रेडियस है, त्रिज्या है, ये 5 मीटर है। और ये पानी कहां से आ रहा है? पानी आ रहा है कहीं नहर से, ये पाइप के माध्यम से, पाइप के माध्यम से आ रहा है। इस पाइप की जो चौड़ाई है, इसका आंतरिक व्यास दिया 20 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या को हम बदल लेंगे अभी। तो चलिए, बेलनाकार टंकी की त्रिज्या, व्यास दिया गया 10 मीटर, तो त्रिज्या हो गई 10/2, 5 मीटर हो गया। इसकी गहराई 2 मीटर है। बेलनाकार पाइप की त्रिज्या, ये जो पतली वाली पाइप जिसके थ्रू नहर से पानी आ रहा है, तो पतले बेलनाकार पाइप की त्रिज्या 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। ये सब दिए गए हैं मीटर में, इसलिए हम इसको मीटर में बदल लेते हैं, तो 10/100 यानी 0.1 मीटर। अब देखिए, पाइप में पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर हम इसे मीटर पर सेकंड में बदल दें तो आपको पता है कि किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1000/60 गुणे 60 करते हैं। तो ये अगर हम 5/18 से गुणा करते हैं तो ये हो गया 3 छक्का 18, 5/6 मीटर पर सेकेंड। तो 5/6 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 1 सेकेंड में पानी द्वारा तय की गई दूरी जो है 5/6 मीटर होगी। अब देखिए, टंकी भरने में लगा समय, बेलनाकार टंकी का आयतन, मतलब जिस टंकी को भरना है उस टंकी का आयतन, और बेलनाकार पाइप द्वारा 1 सेकेंड में प्रवाहित पानी का आयतन। तो टंकी भरने में लगा समय बराबर हो गया ये पाई कैपिटल R स्क्वायर H बटा पाई स्मॉल r स्क्वायर H। पाई पाई कट जाएगा, R स्क्वायर H बटा R स्क्वायर H, ये मान रख देंगे। तो 5 गुणे 5 गुणे 2, ये 0.1 गुणे 0.1 और ये 5/6, 6 को ऊपर ले जाते हैं। अब इसके बाद ये 5 से 5 कट गया और कुछ कटेगा, दशमलव हटा दीजिए। तो जब दशमलव हटाएंगे तो ये, इसको हटाएंगे तो ये 10, इसको हटाएंगे तो ये 10। तो इस तरह से हो गया 5 दूना 10, छक्का 60 यानी 6000 सेकेंड। सेकेंड में आ गया, तो अगर हम 60 से भाग दे दें तो आ जाएगा मिनट में। तो 1 0 इससे कट गया और 6 से भाग दे दिया तो आ गया 100 मिनट। अर्थात टंकी भरने में लगा समय कितना होगा? 100 मिनट। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो कॉन्सेप्ट दिया गया है कि किसको किसमें परिवर्तित करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे।
सभी क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं।